नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com को आप लोगों का लगातार भरपूर प्यार मिल रहा है और इसीलिए हम आगे भी बढ़ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके से आपको सच दिखाते रहें तो आपको एक काम करना होगा और वो है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करिए। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने बुधवार दोपहर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं की मुलाकात संसद में स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई है। इस मुलाकात के बाद तमाम तरह की चर्चाएं महाराष्ट्र की सियासत को लेकर हो रही हैं। हालांकि इससे पहले भी जब शरद पवार प्रधानमंत्री मोदी से मिले हैं तो इस तरह की चर्चाएं होती रही हैं। मंगलवार को शरद पवार की ओर से एक डिनर भी दिया गया था और इसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सहित बीजेपी के कई और नेता भी मौजूद थे। शिवसेना के सांसद संजय राउत भी इस डिनर में आए थे। महाराष्ट्र की सियासत में बीते एक महीने से एक बार फिर उबाल है। महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी के नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर माहौल गर्म है और दोनों ही दलों ने जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाकर बीजेपी और मोदी सरकार पर हमला बोला है। ईडी द्वारा शिवसेना सांसद और प्रवक्ता संजय राउत पर की गई कार्रवाई के बाद आज दिल्ली में संसद परिसर में महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने शिवसेना के सांसदों ने ईडी की कार्रवाई का विरोध किया। शिवसेना के महाराष्ट्र के सभी सांसद महात्मा गांधी के पुतले के सामने इकट्ठा हुए और केंद्र सरकार और केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ नारेबाजी की। हाथ में बैनर लिए हुए सांसदों ने ईडी की कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों के बहाने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साध रही है और शिवसेना के नेताओं को डराया धमकाया जा रहा है। इससे हम डरने वाले नहीं हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत की गई ईडी की कार्रवाई के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। संजय राउत पर ईडी की कार्रवाई को लेकर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जब महाराष्ट्र सरकार हमारे नेताओं के घर अधिकारियों को भेजती है तो हम कुछ नहीं कहते हैं, हम कहते हैं कि अदालत जाएंगे क्योंकि हमको अदालत पर भरोसा है। लेकिन आज उनके घर ईडी गई है तो वो इससे बदले की भावना बता रहे हैं। गोवा में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लग सकता है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत बीजेपी के साथ जा सकते हैं। इस तरह की चर्चाएं गोवा से लेकर दिल्ली तक हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी दिगंबर कामत को प्रमोद सावंत की सरकार में ऊर्जा मंत्री बना सकती है। दिगंबर कामत पहले भी बीजेपी में रह चुके हैं। कामत ने 1994 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का हाथ पकड़ा था और उसके बाद वो 2 चुनाव भी जीते। 2005 में वो फिर से कांग्रेस में लौट आए और तब की मनोहर पर्रिकर के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार को गिराने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के मामले में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को लोकसभा में भारत का पक्ष रखा। उन्होंने बूचा में हुए नरसंहार की कड़े शब्दों में निंदा की और कहा कि ये बेहद गंभीर मामला है और भारत इस नरसंहार की स्वतंत्र जांच की हिमायत करता है। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि भारत ने शांति का पक्ष चुना है और ऐसा हिंसा जल्द खत्म हो इसलिए किया गया है। विदेश मंत्री ने कहा कि यही भारत का स्टैंड है और हमने अंतर्राष्ट्रीय मंचों और बहसों में इसे ही सामने रखा है। आज बीजेपी अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर पीएम मोदी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश में दशकों तक कुछ राजनीतिक दलों ने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की। कुछ लोगों को ही वायदे करो, ज्यादातर लोगों को तरसाकर रखो, भेदभाव, भ्रष्टाचार, ये सब वोट बैंक की राजनीति का साइड इफेक्ट था। मोदी ने कहा कि बीजेपी ने इस वोट बैंक की राजनीति को न सिर्फ टक्कर दी बल्कि इसके नुकसान देशवासियों को समझाने में भी सफल रही। उन्होंने कहा कि हमारे लिए राजनीति और राष्ट्रनीति साथ साथ चलते हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि अभी भी देश में 2 तरह की राजनीति चल रही है। एक राजनीति है परिवार भक्ति की और दूसरी है राष्ट्र भक्ति की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों पर भी प्रकाश डाला। बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने रूस और यूक्रेन संकट के बीच भारत के रुख पर भी बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा का स्थापना दिवस 3 कारणों से महत्वपूर्ण है, जिसमें तेजी से बदलती दुनिया और वैश्विक व्यवस्था भी शामिल है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया एक ऐसे भारत को देख रही है जो बिना किसी डर या दबाव के अपने हितों पर कायम है। उन्होंने कहा कि जब दुनिया 2 प्रतिद्वंदी ताकतों के बीच बटी हुई है तो भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में देखा जाता है जो दृढ़ संकल्प के साथ मानवता के बारे में बात कर सकता है। पीएम ने कहा कि हमारी सरकार राष्ट्रीय हित को सबसे ऊपर रखती है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बुधवार को एक बार फिर 80 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। बीते 16 दिन में इनकी कीमत 14 बार बढ़ चुकी है और अब तक कुल 10 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 105 रुपये 41 पैसे और डीजल की कीमत 104 रुपये 61 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है। मुंबई में पेट्रोल के दाम 120 रुपये 51 पैसे और डीजल की कीमत 104 रुपये 77 पैसे प्रति लीटर हो गई है। वहीं केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी पर सरकार का बचाव करते हुए मंगलवार को लोकसभा में कहा कि दूसरे देशों के मुकाबले भारत में कीमतों का 10वां हिस्सा ही बढ़ा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों के अलावा आज सीएनजी की कीमत में भी बढ़ोतरी की गई है और ये प्रति किलो 2.5 रुपये महंगी हुई है।
बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में प्रति किलो सीएनजी की कीमत 66 रुपये 61 पैसे हो गई है। बीते 5 दिनों में सीएनजी की कीमत में 6 रुपये 60 पैसे प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में सीएनजी 69 रुपये 18 पैसे प्रति किलो मिल रही है, जबकि गुड़गांव में इसकी कीमत 74 रुपये 94 पैसे प्रति किलो है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने दक्षिण दिल्ली में नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानों पर लगाई जाने वाली पाबंदी को लेकर आपत्ति जताई। महुआ ने ट्वीट कर कहा कि मैं दक्षिण दिल्ली में रहती हूं, संविधान मुझे इसकी इजाजत देता है कि मैं चाहूं मीट खा सकूं और दुकानदारों को भी अपना व्यापार चलाने की आज़ादी है। बता दें, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मेयर मुकेश सूर्यान ने नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है और कहा कि इसका सख्ती से पालन किया जाएगा। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव खारिज किए जाने को लेकर हो रही सुनवाई आज भी खत्म नहीं हो पाई और अब इसको कल तक के लिए टाल दिया गया है। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बांदियाल ने कहा कि वे इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई पूरी करना चाहते हैं। अब सुनवाई गुरुवार को स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 9:30 बजे शुरू की जाएगी। वहीं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के प्रमुख बिलावल भुट्टो ने ट्वीट कर कहा कि अगर तख्ता पलट करने में 30 सेकंड लगते हैं तो इस स्थिति को पहले जैसा करने में भी 30 सेकंड लगने चाहिए। देर से न्याय मिलने का मतलब है कि न्याय ना मिलना। नेशनल असेंबली भंग कर सरकार गंवा चुके इमरान खान अब जनता के बीच अपना संदेश पहुंचाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। इस बीच इमरान खान ने अब जनता से अपील की है कि वो देश की संप्रभुता और लोकतंत्र पर सबसे बड़े हमले के खिलाफ सामने आएं और बचाव करें। इमरान खान ने ट्वीट कर कहा कि जनता ही हमेशा से देश की संप्रभुता और लोकतंत्र की सबसे मजबूत रक्षक होती है। उन्होंने इस दौरान एक बार फिर आरोप लगाया कि विदेशी शक्तियां यहां कुछ स्थानीय सहयोगियों के माध्यम से पाकिस्तान के लोकतंत्र और उसकी संप्रभुता पर हमला कर रही हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने मंगलवार रात को आपातकाल हटा लिया है। आपातकाल 1 अप्रैल से लागू हो गया था। इसके जरिए हुकूमत की कोशिश मुल्क में हो रहे विरोध प्रदर्शनों को रोकने की थी, लेकिन श्रीलंका के तमाम हिस्सों में हुकूमत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी हैं। उधर राजपक्षे सरकार ने संसद में बहुमत खो दिया है। मंगलवार को बुलाए गए संसद सत्र के दौरान सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार के 41 सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया था और विदेश मंत्री बनाए गए अली सबरी ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। वहीं लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच नॉर्वे और इराक ने श्रीलंका में स्थित अपने दूतावासों को बंद कर दिया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।